Namaste and good morning. I am Susan from Apollo Hospitals, Gandhinagar. Welcome viewers once again. Today we are discussing about the topic common myths and facts about coronary artery bypass, popularly known as bypass surgery. Misunderstanding and myths are causing tremendous confusion among many people today. To clear our doubts and concerns, we have with us Dr. Sudhir Adalti, a senior consultant cardiothoracic surgery and vascular surgery. Thank you very much, sir, for joining us again. Thank you, Susan. As we all know, bypass surgery is very common in these days, and there are so many myths and understood facts about this procedure. So, can you tell us what is bypass surgery or coronary artery bypass surgery? So first and foremost, before I start talking about anything, viewers whosoever are there, जो भी हमारे साथ आज देख रहे हैं फेसबुक पे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जो भी आज मैं बोलने वाला हूँ या बोलने जा रहा हूँ बाईपास सर्जरी के बारे में, वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब ये है कि लोगों ने बैक इन 70s, 80s, 90s और इन द पास्ट ईयर्स ऑफ रिसर्च, 10 years, 20 years ऑफ रिसर्च और स्टडी करके जो सही पाया है पेशेंट्स में, वही है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, it is based on facts, it is based on evidence, it is backed by at least 50 years of research and hard work of scientists, of doctors, and sacrifice of doctors and patients. So ये backed by adequate research है। So ये कोई मेरे मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, मेरी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है। So इसको बिल्कुल मतलब हर एक जो भी हमारा व्यूवर है उसको ये समझना चाहिए कि जो भी हम आज बोलने जा रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो एक 100% साइंटिफिक बातें हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सुजन, व्हाट इज़ बाईपास सर्जरी? सो बाईपास सर्जरी, जैसा कि उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि बाईपास सर्जरी चाहिए कब पेशेंट को। सो हृदय जो कि है हमारा, जो कि एक पंपिंग चैम्बर है, ऑर्गन है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसका काम है ब्लड देना पूरे शरीर को, और वो खुद हृदय कैसे एक्टिव रहता है, कैसे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसका न्यूट्रिशन या एक्टिव रहने का, काम करने का या उसका खाना इज़ फेड बाय आर्टरीज। आर्टरीज बोले तो जिससे वो प्योर ब्लड मिलता है उस हृदय को। और जब भी उस हृदय की जो नसें होती हैं या वेसल्स होती हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में नसें कहते हैं, वो जो प्योर ब्लड ले जाता है हृदय को, वो 3 प्रकार की होती हैं, बेसिकली 2 प्रकार की। ये मैंने मार्क करके रखा है आपके लिए। राइट कोरोनरी आर्टरी ये जा रही है, राइट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, दिख रहा है। और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट साइड की सिस्टम, जो कि 2 भाग में हो जाती है। एक को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या एलएडी कहते हैं, जो कि हृदय के सामने वाले भाग में होती है, और एक हृदय के पीछे वाले भाग में जाती है, सर्कमफ्लेक्स। तो ये 3 नसें बेसिकली, सर्कमफ्लेक्स, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और राइट कोरोनरी आर्टरी, ये 3 नसें हृदय को सप्लाई करती हैं प्योर ब्लड। या लेमैन लैंग्वेज में बोले तो जैसे आम आदमी को खाना मिलता है, वैसे ये। और जब भी इसमें कहीं ब्लॉकेज हो, जैसे कि मैं एक बना देता हूँ, जब भी इसमें खून के प्रवाह में कभी भी ब्लॉकेज हो इस नस में, तो तब बाईपास की ज़रूरत पड़ती है या स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो भी आपका डॉक्टर आपको बताए। तो अब बाईपास क्या है? ये ब्लॉकेज हो गया, तो हम, ये ब्लॉकेज है, खून के प्रवाह का ब्लॉकेज है इस नस में। तो हम क्या करते हैं, एक और दूसरी नस लेते हैं, शरीर के अंदर से ही लेते हैं, कोई दूसरी नस नहीं लेते, शरीर के अंदर से नस एक दूसरी लेते हैं और उसको इधर जोड़ देते हैं। तो जो खून का प्रवाह इस ब्लॉकेज की वजह से रुक गया है, वो यहाँ से वापस शुरू हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग जो ब्लॉकेज हो गया है बीमारी की वजह से, उसको हम बाईपास करते हैं। तो वो बेसिकली आप देखें तो उसी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। अब ये एक नस में भी हो सकता है, 2 नस में भी हो सकता है, 3 नस में भी हो सकता है, और फिर नसों की विभिन्न ब्रांचेस जो होती हैं, उनकी नसों में एक नस 2 नसों में डिवाइड होती हैं, फिर उनमें भी हो सकता है। तो कभी 4, 5, 6 बाईपास भी हमको करने पड़ते हैं। तो बेसिकली जो ब्लॉकेज है, वो शरीर में जो नस है आपकी भगवान ने जो दी है,
वो नस वहीं की वहीं है, वो ब्लॉकेज वहीं का वहीं है, सिर्फ हमने एक और नस जोड़ के उस ब्लॉक के आगे खून का प्रवाह फिर से चालू किया है और उसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। थैंक यू सर। ये कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो ये बाईपास सर्जरी जो है बेसिकली आजकल जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था MICS और कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी, तो कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी हम यहाँ से करते हैं ब्रेस्ट बोन काट के। तो इसमें विभिन्न प्रकार की नसें हम यूज़ कर सकते हैं। तो शरीर में 2 प्रकार की नसें मेजरली होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। सो इन दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। सो आर्टरीज हम अगर यूज़ करें तो वो प्योर ब्लड, किसी भी शरीर के किसी भी अंग को प्योर ब्लड ले जाने वाली नसें होती हैं, उनको कहते हैं आर्टरीज। तो वो आर्टरीज आजकल जैसे मेरे को 3 या 4 बाईपास करने हैं मान लीजिए, तो ये तीनों नसों में ब्लॉकेज हो गया है, तो मेरे को 3 बाईपास करने पड़ेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो वही आर्टरीज को हम निकालते हैं शरीर के विभिन्न अंग से, छाती, मोस्ट कॉमनली छाती के अंदर से, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से हम निकाल के उनको आपस में जोड़ते हैं और ये 3 या 4 या 5 बाईपास उन आर्टरीज से करते हैं, उसको टोटल आर्टेरियल बाईपास कहते हैं। फिर दूसरे जो नसें हम प्रयोग करते हैं जो कि कॉमनली यूज़ करते हैं, 90% लोग वही वैसा ही बाईपास मिलता है उनको, एक आर्टरी और 2 या 3 वेन दूसरे प्रकार की नसें होती हैं जो कि लो प्रेशर सिस्टम होता है और इम्प्योर ब्लड बॉडी के अंग से हृदय की ओर वापस लाते हैं। तो वो वेन या नस हम यूज़ करते हैं बाईपास करने के लिए। तो ऐसे प्रकार के कॉमनली ये 2 प्रकार के बाईपास होते हैं। हाँ जी सर, इसकी सफलता कितना होता है, सफलता रेट? सक्सेस रेट, देखिए सक्सेस रेट तो इट इज़ वेरिएबल, किस पे डिपेंड करता है सक्सेस रेट। ये एक बहुत ही वेग टर्म है बेसिकली अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो ये पेशेंट जो मेरे पास आया है सर्जरी करवाने के लिए, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरा जो सर्जन है उसकी एक्सपीरियंस कितनी है, जैसे मान लीजिए आपका टीवी ख़राब हो गया है, जो आपका टीवी का मैकेनिक है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो कितना अच्छा है। आप कोई भी अपना टीवी का सर्विस सेंटर में ले जाते हैं कंपनी के, तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि वो ठीक होके आ जाएगा, और लोकल सर्विस सेंटर में जाएंगे तो शायद ठीक ना हो। तो वह उसी प्रकार से डॉक्टर के लिए या सर्जन के लिए है कि सर्जन की एक्सपीरियंस पे भी मैटर करता है, वो कहाँ ट्रेन हुआ है, उसने कितने केसेस किए हुए हैं, उस पर भी मैटर करता है सक्सेस रेट कितना होता है। जहाँ तक हमारे सेंटर का सवाल है, मैं कहूँगा हमारे बाईपास के सक्सेस रेट इज़ मोर देन 99%। आज की डेट में मेरे को बहुत खुशी होती है ये बोलने में कि आई डू नॉट रिमेंबर एनी पेशेंट who has died because of this surgery. So which is great, which is I'm very proud of that fact कि आज की डेट में हम अपने पेशेंट को ऑलमोस्ट 99% से ज़्यादा बोल सकते हैं कि सक्सेस रेट है बाईपास सर्जरी का। हाँ सर, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। We know that every surgery has its own risk, and what are the risks which are involved in bypass surgery? बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली हर एक पेशेंट जो भी सर्जरी करवाने के लिए आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या प्रॉब्लम या दिमाग में जो उसके डर बैठा होता है कि यार मुझे कुछ हो ना जाए। और स्पेशली जब आप देखेंगे जो पेशेंट गांव से, शहर के पेशेंट तो ठीक है वो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे होते हैं तो नॉलेजेबल होते हैं, वो थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, वो थोड़ा 3-4 डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन जो गांव के पेशेंट आते हैं तो वो डायरेक्ट मेरे पास आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो वो बेचारे, उनके पास नॉलेज लिमिटेड है, उनके पास इसका एक्सपोजर लिमिटेड है, क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास नहीं गए हैं। तो उनके पास सबसे बड़ा डर होता है कि मैं बाईपास कराने जाऊंगा तो वापस नहीं आऊँगा, शायद मर जाऊँगा। तो लेकिन जैसा मैंने कहा सक्सेस रेट 99% से भी ज़्यादा है। और रिस्क कैसा पेशेंट मेरे पास आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो ऑपरेशन में, पहले हम ऑपरेशन की बात करते हैं कि ऑपरेशन में क्या रिस्क सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में। तो ऑपरेशन के बाद आप कोई भी ऑपरेशन करें, वो अपेंडिक्स का करें या कोई भी करें, तो इन्फेक्शन का खतरा हमेशा ही रहता है। अब क्योंकि ये नसों का ऑपरेशन है, जो कि ब्लड, खून का प्रवाह होता है उन नसों में, तो इसमें ब्लीडिंग का चांस है। क्योंकि हम बोन से जाते हैं तो बोन का इन्फेक्शन का चांस है।
और फेफड़े दोनों बाजू है छाती में, तो ऑपरेशन के बाद वो फेफड़े अगर मान लो मरीज़ अच्छे से सांस नहीं लेता है तो फेफड़े में इन्फेक्शन होने का डर है, जिसको हम कॉमन भाषा में, साइंटिफिक भाषा में निमोनिया बोलते हैं। ये कॉमन रिस्क फैक्टर, कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऑपरेशन के बाद, जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और निमोनिया। फिर कुछ अनकॉमन है जो कि बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, जैसे स्ट्रोक है, रीनल फेलियर है या नया हार्ट अटैक है। और फिर बहुत बहुत लेस कॉमन इज डेथ, दैट इज अनहर्ड ऑफ बट इट इज देयर, इट कैन हैपन। हाँ जी सर, जो आपने बताया है रिस्क फैक्टर के बारे में, कौन से पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल है ये रिस्क के लिए, और उनको और क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए? सो ये जो रिस्क अभी मैंने बताया आपको, ये रिस्क हमारे लिए तो मतलब हम जब मरीज़ से बात करते हैं हमारे लिए सिर्फ एक नंबर की बात है, क्योंकि ओब्वियसली जैसे मैंने कहा हमारा कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं या बताते हैं पेशेंट को करवाना चाहिए तो वो एविडेंस बेस्ड है। मतलब अगर 100 मरीज़ों में हुआ है तो 99 मरीज़ अच्छे होकर घर गए हैं। अब वो एक मरीज़ जिसमें तकलीफ़ हुई है, वैसे कौन से मरीज़ हैं? सबसे पहले डायबिटीज़, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, उसका आपको ध्यान रखना पड़े कि जो मरीज़ को डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसमें कॉम्प्लिकेशन या रिस्क कॉम्प्लिकेशंस ये जो मैंने बताए, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, हार्ट अटैक, ये सब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर दूसरा स्मोकर, जो कि काफ़ी समय से 20-30 सालों से स्मोक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, तो उनमें फेफड़े का इन्फेक्शन यानी लंग्स का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा है। फिर तीसरा जो पेशेंट में हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर मतलब जिनका हृदय का पंपिंग एक्शन नॉर्मल 70% होता है, 70% होता है, जिनका हार्ट 40% से कम काम करता है, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स होने का। फिर चौथा, जिनको मल्टीपल सर्जरी साथ में करनी है, जैसे बाईपास के साथ मेरे को वाल का ऑपरेशन करना है या कोई और ऑपरेशन करना है। फिर चौथा, ओल्ड एज, जैसे 60 ईयर्स के अबव जो पेशेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। फिर प्रीवियस सर्जरी, पहले कोई ऑपरेशन हुआ है उनका हृदय का, तो दूसरा ऑपरेशन मैं करने जा रहा हूँ। फिर इमरजेंसी में आए हैं, जैसे एक्यूट एमआई शॉक में आए हैं पेशेंट, वैसी कंडीशन में मुझे ऑपरेशन करना पड़ रहा है, वैसे पेशेंट्स। और विभिन्न प्रकार के उनको अगर बीमारियां ऑलरेडी हैं, जैसे रीनल फेलियर है, उनको ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा इंसिडेंस है कॉम्प्लिकेशन होने का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आपको डायग्नोसिस हो, ऑपरेशन के लिए अर्लियर इज़ द बेटर, निप द एविल इन द बड। जब भी आपको बीमारी पता चलती है तो उसका निदान करने के लिए आप देरी ना करें। आप बोलते हैं कि यहाँ अभी हमारे समाज में बहुत सारे लोग खुद को डॉक्टर कहते हैं, स्पेशली बहुत सारे वैद्य, हकीम। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि आप एक बार अपने डॉक्टर के पास जाएं और कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन के पास जाएं, उनका विमर्श ज़रूर लें आपकी बीमारी के बारे में, डिले ना करें। क्योंकि आप डिले करते जाएंगे, हृदय का फंक्शन ख़राब होता जाएगा, उनका पंपिंग ख़राब होता जाएगा और आपका रिस्क और आप बढ़ता जाएगा, और आपको ऑपरेशन से जो नॉर्मली बेनिफिट मिलने वाला था वो बेनिफिट भी कम होता जाएगा। तो अर्लियर द बेटर। Yes, sir. As we know that we have a huge success rate of the surgery. However, we also know that there are many myths and misunderstanding facts regarding the surgery. So, can you tell us something about those myths and ununderstood facts of the surgery? सबसे बड़ी मिथ जो है आजकल स्पेशली हमारे भारतवर्ष में जो फैली हुई है, वो उनको लगता है कि, और मुझे लगता है उसमें एक कारण ये भी है कि मिसट्रस्ट ऑन द डॉक्टर। तो मुझे कि भाई ब्लॉकेज हुआ है, और आपको शायद आपको भी मालूम होगा कि हमारे शहरों में और गांव में कई लोग और वैद्य हकीम ऐसा बोलते हैं कि हम वो ब्लॉकेज ठीक कर देते हैं, कुछ काढ़ा पिलाओ, कुछ पानी चढ़ाओ, कुछ फालतू चीज़ें कराओ। तो उसमें कोई एविडेंस नहीं है, हम उसमें कोई, वो सिर्फ आपका टाइम ख़राब कर रहा है, आपका हृदय का फंक्शन, पंपिंग चैम्बर आपका ख़राब कर रहा है और आपका रिस्क बढ़ा रहा है। तो मैं ये उनको सबको, अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप उसके झांसे में ना आए। मुझे मालूम है कि कभी कभी ऑपरेशन की बात आती है, मेरे लिए भी आएगी, तो मुझे भी डर लगता है,
लेकिन अगर आप जब समय रहते आएंगे तो आपका कॉम्प्लिकेशन और रिस्क दोनों कम है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम टाइम जब भी डायग्नोसिस होता है तो आएँ। ऑपरेशन क्योर नहीं है, आपको लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी ही शरीर की अंदर की नसें हम यूज़ कर रहे हैं बाईपास करने के लिए, तो जो बीमारी आपके हृदय की नसें जो खून सप्लाई कर रही हैं उनमें लगी है, वही बीमारी उन नसों में भी लग सकती है। सो ऑपरेशन के बाद भी आपको, कई लोगों को ऐसा बोलते हैं कि अब तो ऑपरेशन हो गया तो आप कोई चिंता नहीं है, वापस स्मोकिंग चालू कर देते हैं, फिर से डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं करते हैं। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल बराबर करना पड़ेगा, उनको डाइट का कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगा कि ऑपरेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि कई लोग ये फैलाते हैं कि भाई सक्सेस रेट बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये समझ लीजिए 100 मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, 99 से भी ज़्यादा मरीज़ वापस घर जाते हैं ऑपरेशन का सक्सेस होने के बाद। सो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। अभी मैंने लास्ट वीक एक ऑपरेशन किया, 2 साल पहले उसको डायग्नोस हुआ था और फिर भी वो बहक रहा था। क्यों? क्योंकि हमको एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन ना कराए तो अच्छा है, ऑपरेशन ना कराए तो अच्छा है। तो इसका फ़ायदा जो बाकी लोग बैठे हैं जो कि खुद को डॉक्टर कहते हैं लेकिन है नहीं, और वो उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कहते हैं कि भाई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बगैर ही ठीक करता हूँ, और आप उसके झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि हर कोई ऑपरेशन अवॉइड करना चाहता है, लेकिन मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन में रिस्क और कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा कम है अगर आप सही टाइम पे अपना इलाज कराएं तो। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में साइंस इतना आगे पहुंच गया है कि ये सब कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम्स नाम मात्र की रह गई हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक में रह गई हैं, एक्चुअल पेशेंट्स में बहुत कम होती हैं। हाँ सर, धन्यवाद इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इट इफेक्ट द इमोशनल हेल्थ ऑफ अ पेशेंट एंड अ फैमिली, एंड हाउ कैन you contribute towards explaining them regarding the recovery and the risks? बिल्कुल, ये जैसे जैसे हमारा साइंस और कार्डियक सर्जरी आगे एडवांस होती जा रही है, सेफ़ होती जा रही है। सो पहले ज़माने में हम सिर्फ इसमें खुश हो जाते थे कि हमारा पेशेंट सक्सेसफुली बिना कॉम्प्लिकेशन के, बिना प्रॉब्लम के घर गया है, इस पे ध्यान रखते थे। लेकिन आज की डेट में वो अब इट हैज़ टेकन अ बैक सीट। नाउ वी आर लुकिंग एट व्हाट, जो कार्डियक सर्जरी या कोई भी सर्जरी है, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द इमोशनल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। सो उसके लिए काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं जो कहता हूँ मेरे पेशेंट्स, मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है सर्जरी के साथ। जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको मैं हमेशा ऑपरेशन से पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सो छोटा सा क्वेश्चन हो, चाहे उनको दिमाग में मतलब लगे कि यार ये पूछूंगा तो डॉक्टर हंसेगा, नहीं, ऐसा मत सोचिए आप, डॉक्टर नहीं हंसेगा। उसको आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू सर्जरी से पहले ज़रूर पूछें। उसमें डॉक्टर का वो हक, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा उसका जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है कि वो आपको आंसर करे, चाहे वो कितना ही छोटा क्वेश्चन हो। और दूसरी बात, हमेशा जब भी आप कोई सर्जरी करवाएं तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, डोंट वरी अबाउट कि हर एक प्रोसीजर, चाहे आप अपेंडिक्स करवाएं, हर्निया करवाएं या कोई भी छोटे से छोटा ऑपरेशन करवाएं, कॉम्प्लिकेशन सब में है। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क सब में है। आप दवाई खाते हैं, उस दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट है। सो ऐसा नहीं है कि किसी में, आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे कोई एक्सीडेंट होते हैं, रोड ट्रैफिक, तो हमने क्या चलना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार से सर्जरी भी है। तो लेकिन अगर हम उसको समझें कि कब रिस्क है, कब प्रॉब्लम हो सकती है, सही तरह से समझाएं पेशेंट को, तो मेरे ख्याल से, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आएँ और अपना ऑपरेशन करवाएं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भगवान नहीं है। जैसे कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, वैसे ही हम डॉक्टर हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम आपका इलाज करना है। लेकिन जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम कम से कम कॉम्प्लिकेशन, कम से कम रिस्क के साथ आपको एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे दें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और बहुत सारे कॉमन मिथ्स और फैक्टर्स के बारे में बात किया है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। और जैसे आप जब लोग जानते हुए, लॉकडाउन बहुत एक्सटेंडेड हो गया है, पर डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू, एंड
you can stay safe and stay home. हमारा ऑनलाइन एक कंसल्टेशन ऐप है अपोलो 24/7 और ये अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. एंड ऑल्सो वी वुड लाइक टू टेल यू टू स्टे ट्यून टू आवर पेज फॉर मोर अपडेट्स एंड यू कैन शेयर एंड स्प्रेड दिस मैसेज टू द कम्युनिटी. थैंक यू वेरी मच.